हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपके साथ में एक फाउंडर लेके आया हूँ जो इंडिया के अंदर पायरेसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के टाइम पे एज अ एजुकेटर एक बहुत बड़ा डर रहता है कि भाई हमारा कोर्स टेलीग्राम पे ना बिक रहा हो, हमारा कोर्स इलीगल तरीके से ना बिक रहा हो। और जो हमारे साथ में आज फाउंडर है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं डीआरएम इंक्रिप्शन के थ्रू। तो जानते हैं उनसे उनके बारे में। वेलकम। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। मेरा नाम सिद्धांत है। आई एम सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ वीडियो साइफर मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारा बिजनेस गुड़गांव से बेस्ड है एंड हमारे कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड है एंड वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2015, सो ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने आए हैं। तो थोड़ा सा बताओ कि आप करते क्या हो, फिर बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। जब भी कोई बिजनेस या फिर इंडिविजुअल ऑनलाइन वीडियोस चलाना चाहता है एंड खासकर बेचना चाहता है, बी इट अ कंटेंट क्रिएटर, कोई एजुकेटर या फिर कोई मूवी प्लेटफॉर्म, तो उसको दो चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वीडियो सही से चलना चाहिए, खासकर स्लो इंटरनेट टायर 2-3 सिटीज़ में वीडियो शुड प्ले वेल, उसका प्लेयर अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली जो जो भी उसको देख रहा है वो वीडियो कहीं से भी डाउनलोड या रिकॉर्ड करके कहीं फ्री में या बेचना नहीं चाहिए, वरना उसका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे बिजनेस जो इंश्योर करता है कि एक तो वीडियोस दे प्ले वेल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इवन एट स्लो इंटरनेट कनेक्शन, एंड सेकेंडली वीडियो को कोई कितनी भी हैक कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ताकि कंटेंट क्रिएटर्स का जो रेवेन्यू है, एजुकेटर्स का जो रेवेन्यू है, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये दो फंक्शनलिटीज प्राइमरली हमारा बिजनेस जो है अब प्रोडक्ट के फॉर्म में बेचता है। ठीक है, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी समझाओ कैसे काम करती है पूरी पूरी। तो टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पर आप वीडियो चला रहे हैं, तो एक सर्वर पर वीडियो पड़ा है जो कि चंक्स में है एंड एक प्लेयर है, तो वीडियो जो है चंक्स में सर्वर से प्लेयर तक आता है, वो नॉर्मली इनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो कोई भी डाउनलोडर या टूल जो होता है वो चंक्स को बीच में से नेटवर्क से पकड़ लेता है और उसको कंबाइन करके एक रॉ फाइल दे देता है। कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज होती है इनक्रिप्शन की, जैसे एईएस इनक्रिप्शन या एचएलएस इनक्रिप्शन, जो कि इस चंक्स को इनक्रिप्ट कर देती है। वो बेसिक प्रोटेक्शन देती है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब कोई कंटेंट को आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो एक की से इनक्रिप्ट होता है, की से डिक्रिप्ट होता है। तो वो जो की होती है कहीं ना कहीं नेटवर्क में या प्लेयर में हिडन होती है, जो कि अगेन जो एडवांस टूल्स होते हैं वो उसको ग्रैब कर लेते हैं और वीडियो डाउनलोड हो जाता है। तो अगर हमें डाउनलोड बचाना है तो हमें उस की को और इस इनक्रिप्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जो कि हम करते हैं थ्रू डीआरएम इनक्रिप्शन एंड सर्टेन अदर प्रोprietary टेक्नोलॉजीज। सेकेंडली, हम काफी केसेस में स्क्रीन कैप्चर प्रिवेंट कर लेते हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स में 100% प्रिवेंट कर लेते हैं, और कंप्यूटर ब्राउजर्स में भी हम 80% केसेस में प्रिवेंट कर लेते हैं, बट इन सर्टेन केसेस वी कैन नॉट क्लेम कि हम प्रिवेंट कर लेंगे। सो उस केसेस में हमारे पास एक वाटरमार्क फीचर है। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यूअर वीडियो देख रहा है तो उसका यूजर आईडी, आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी, सम आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो वीडियो के ऊपर रहता है। हम इस वाटरमार्क को बहुत कस्टमाइजेबल देते हैं ताकि वो लाइट रहे, हमेशा ना दिखे वीडियो पे, वरना यूजर एक्सपीरियंस भी डिटोरेट होगा। तो यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी को ऑप्टिमाइज करते हुए हम एक वाटरमार्क देते हैं जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये है। एंड एक थर्ड फीचर ये होता है कि अगर कोई बहुत हैकर एडवांस हैकिंग अटेम्प्ट कर रहा है तो हम उसको ब्लॉक तो करते ही करते हैं, साथ में हम उसका यूजर इन्फॉर्मेशन भी आप तक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर तक, ताकि उसके अगेंस्ट कुछ परमानेंट एक्शन लिया जा सके। तो वो भी हमारी खुद की जो एक बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, जो कि हमने लास्ट के 1.5-2 साल में ही डेवलप की है। ठीक है, तो एन्क्रिप्शन का मतलब हो गया एक तरह से ताला लगा रखा है। हाँ जी। फाइल के ऊपर ताला लगा हुआ है, कोई उसको बिना चाबी के नहीं खोल सकता। हाँ जी। ठीक है, और एन्क्रिप्शन में भी मैंने सुना है कि लेवल्स होते हैं, राइट। कि आप अगर बहुत स्ट्रांग एन्क्रिप्शन कर दोगे तो क्या पॉसिबल है कि हैक नहीं हो पाएगा? जो डीआरएम है वो यही करता है? हाँ जी। तो जैसा आपने बताया कि ताला चाबी का खेल है, तो अब चाबी, अगर कुछ जो नॉर्मल टेक्नोलॉजीज होती है उसमें चाबी कहीं ना कहीं नेटवर्क में हिडन होती है, किसी ने मेहनत करके मान लीजिए बक्से के अंदर डाल के कहीं पर छिपा दी तो मुश्किल हो गई, बट अल्टीमेटली कोई मेहनत करके उसको निकाल लेता है। लेकिन क्या ये जो गूगल और एप्पल के जो सिस्टम्स है, तो सपोज अगर आप क्रोम का ब्राउजर देख रहे हैं या आप आईफोन में वीडियो देख रहे हैं, अब इसमें गूगल और एप्पल का कुछ ना कुछ कंट्रोल है आपके डिवाइस पे। तो वो क्या करता है कि वो एक आपको ब्लैक बॉक्स बनाने देता है उसके अंदर, जहां पर आप की को छिपा दे और वो आसानी से निकल नहीं सकती। तो गूगल और एप्पल के इकोसिस्टम, इसको टेक्नोलॉजी टर्म्स में सीडीएम में कंटेंट डिक्रिप्शन मॉड्यूल कहते हैं, ये कि आपको ब्लैक बॉक्स बनाने का अलाउ करते हैं हमारी जैसी कंपनीज को, जहां पर हम की को ज्यादा हाइड कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी को जो है बहुत ज्यादा हाई कर देता है, और ये की जो है निकल नहीं पाती है, जो आपने जैसे ताला चाबी का एग्जांपल दिया। लेकिन ओवर द टाइम हैकर स्मार्ट होते गए और उन्होंने इस बॉक्स को तोड़ने के भी
मेथड जो है ढूंढ लिए हैं। तो पिछले 2-3 साल से जो है जो गूगल का इकोसिस्टम है उसमें ये बॉक्स जो है बहुत बार टूट चुका है और उसको करेक्ट करता है गूगल, वापस और टूट जाता है। तो हमें फिर ऊपर से एक लेयर लगानी पड़ी कि कोई भी अगर इसको हमें पैटर्न हमने देखे, तो अगर बहुत ही सादी भाषा में बोले कि लोग कैसे बॉक्स को तोड़ते हैं, कैसे की को निकालते हैं, और हमने उन सारे पैटर्न्स को जो है लॉग करके हम उसको ब्लॉक करने लगे और हम आइडेंटिफाई करने लगे। तो वो हमें एक एड ऑन सिक्योरिटी लगानी पड़ी पिछले 2 साल में, क्योंकि गूगल का जो इनहेरेंट बॉक्स था वो खुद में ही वल्नरेबल हो गया था। ठीक है, और जो डीआरएम इंक्रिप्शन है वो है क्या? सो डीआरएम इंक्रिप्शन जो है वो नॉर्मल इंक्रिप्शन ही है, लेकिन ये जो की जो है जैसे मैंने बताया उसको एक अच्छे से हाइड करना उस बॉक्स में। तो सपोज आप अपने क्रोम में कंपोनेंट्स में जाएंगे, अगर आप क्रोम/कंपोनेंट्स में जाएंगे तो एक वाइडवाइन सीडीएम नाम का एक कंपोनेंट वहां पर होगा। तो ये वही ब्लैक बॉक्स है जो मैं कह रहा हूँ, जहां पर ये की जो है हाइड होती है। तो कोई निकाल भी सकता है वहां से जाके? वहां से जाके कुछ साल पहले तक कोई भी नहीं निकाल सकता था। आज भी एप्पल की सिक्योरिटी में कोई भी नहीं निकाल सकता। गूगल की सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा एडवांस हैकर्स जो हैं, इंटरनेशनल हैकर्स जो है, कुछ वो निकाल सकते हैं। उसी को प्लग इन करने के लिए हमें आगे और जो सॉल्यूशंस बनाने पड़े। और मोबाइल फोन पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता? मोबाइल फोन पर भी और विंडोज पर भी निकालने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि काफी कम होती है। बट अगर आपका कंटेंट बहुत पॉपुलर है, आपके पीछे बहुत ज्यादा चोर पड़े हैं, तो वो ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट देन इट हैज टू बी प्लग्ड इन। तो हमने उसके अराउंड सोल्यूशन बना दिया, तो हमारे सोल्यूशन के थ्रू अभी कोई भी नहीं निकाल सकता है बेसिकली। ठीक है। तो अब इसमें घुसे कैसे आप? थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं आपकी जर्नी के बारे में। हाँ जी, तो इसकी स्टोरी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक व्यूअर्स के लिए थोड़ी इंस्पिरेशनल भी होनी चाहिए। सो मैं एंड मेरा पार्टनर विभव सिन्हा, सो आई एम द को फाउंडर एंड सीईओ। मैं बिजनेस साइड का को फाउंडर हूँ एंड मेरा पार्टनर विभव जो है वो सीटीओ है। सो वी वर स्टडिंग एट आईआईटी दिल्ली। हम पढ़ाई तो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे वैसे। मैंने भी करी है वैसे केमिकल। आपने भी केमिकल इंजीनियरिंग किया? मैंने देखा केमिकल इंजीनियरिंग से सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में जाते नहीं, तो कुछ ना कुछ और ही फिर वो ट्राई करते हैं। तो पहले एक्चुअली मेरे को कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस करना था। तो मैंने एक प्राकृत पेंसिल्स करके एक छोटा सा स्टार्टअप ट्राई किया था किसी और फ्रेंड के साथ कॉलेज में, जिसमें कि हम ये करते थे कि पेंसिल में वुड की जगह पर न्यूज़पेपर वेस्ट को रोल करके हम पेंसिल बनाते थे, जो कि उतनी अच्छी चलती थी और शार्प होती थी। बट एज अ स्टूडेंट साथ में एक छोटा भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने वो स्टार्टअप आइडिया थोड़ा ट्राई करके, प्रोटोटाइप बना के और हल्का फुल्का रिसर्च करके छोड़ दिया। और फिर मेरा जो बिजनेस पार्टनर है विभव, और हम हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में पायरेसी तो बहुत ऑब्वियस होती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ऑब्वियस है, इसमें कोई ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि पायरेसी की प्रॉब्लम है। साथ में जो है मेरा एक फ्रेंड था जो कि रूममेट एंड अभी भी फ्रेंड है, सतीश, जो कि केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ाता था। उसको हमेशा से ही था कि उसको एजुकेटर ही बनना है, और वो कोई प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। वो आज भी जो है मतलब वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं एंड उसके थ्रू बहुत बच्चे जो IIT एंड मेडिकल एग्जाम्स भी क्लियर करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हमेशा कॉन्शियस रहता था कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाने जाऊंगा, तब ऑनलाइन क्रेज शुरू ही हुआ था। ये 2013, 14, 15 की बात है। तो ऑनलाइन टीचिंग नया नया चल रहा था, प्लेटफॉर्म्स आए थे। तो उसको लगता था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और मेरा कंटेंट मेन जो एक बार लीक हो गया, तो फिर आगे क्या होगा, फिर मेरा ब्रांड चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये हमारे पास एनवायरनमेंट था। तब जो मेरा पार्टनर है विभव, उससे कोर्सेरा पे एक इंक्रिप्शन का कोर्स भी कर रहा था। तो प्रॉब्लम ऑब्वियस थी। हमने सोचा कि क्यों ना हम इस इंक्रिप्शन को जो हम कोर्सेरा से समझ रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमने एज अ स्टूडेंट ही जो है हमने एक प्रोटोटाइप बनाया एक प्लेयर का, जो कि इंक्रिप्टेड कंटेंट चला सकता है। उससे तब ये DRM वगैरह कुछ नहीं था। हमने खुद का ही एक एडोब फ्लैश करके एक टेक्नोलॉजी होती थी, आपको ध्यान होगा। तो हमने खुद से एक सिस्टम बनाया, जो कि हमने कॉलेज टाइम में लास्ट के 1 ईयर में बनाया, और हमने कुछ कस्टमर्स को पिच करने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा, हमने पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाया, जब उन्होंने कहा कि हाँ हमें नीड है, हमारा वीडियो भी लीक होता है, हमें सिक्योरिटी की नीड है, तब हमने उसका पूरा फुल फ्लैज एक प्रोडक्ट बनाया। हम 2015 में ग्रेजुएट हुए जुलाई में। तब तक जो है हमारे 6 पेइंग कस्टमर्स थे एंड हमारा 1 लाख महीने का रेवेन्यू था। मुझे याद है उस जमाने में वीडियो तो चलता ही नहीं था, सीडियाँ आती थी या पेन ड्राइव आती थी, उसके थ्रू इंक्रिप्शन हुआ करती थी, जो कॉपी भी नहीं होती थी, जो सब कुछ नहीं होता था। हाँ जी। तो उस टाइप में वीडियो ही क्यों सोचा? सोचने के तो आप पेन ड्राइव वगैरह भी सोच सकते थे। हाँ जी, तो हमें था कि हमें थोड़ा आगे का सोचना मिला कि पेन ड्राइव तो कभी ना कभी मार्केट में डाउन हो जाएगी। अब सब वेबसाइट और ऐप की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो तब भी हमें पेन ड्राइव की डिमांड आती थी। आज भी मैं कहूँगा कि साल में 1-2 बार डिमांड आ जाती है कि आप ये चीज़ पेन ड्राइव में क्यों नहीं करते। बट पेन ड्राइव एक स्केलेबल बिजनेस नहीं, आप ही समझते हैं। आज जो ऐप और वेबसाइट पर जो एक एक्सपीरियंस है यूज़र का, वो आप पेन ड्राइव से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमने लॉन्ग टर्म सोचते हुए कि वो मॉडल हमारा ऑनलाइन वाला ही ज़्यादा चलेगा, तो हमने फोकस फिर पेन ड्राइव पर नहीं किया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? पहला
अपने दोस्त का बना के दिया, पैसे लिए उससे? जिसको हमने सोल्यूशन दिया, तो तब तो वो जो है ऑफलाइन ही कर रहा था। सो बाद में जब उसने कोविड आया तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों करने लगा, क्योंकि उसको बैकअप भी कोर्सेज वगैरह करने रहते थे। तो वो फिर हमारा भी सिस्टम जो है यूज करने लगा। सो उसके कोचिंग का नाम स्काई कैम है, अभी भी हिसार में स्काई कैम नाम कोचिंग से बिजनेस चलाता है। सो हमने उसको एक डिसेंट प्लान जो है फ्री में ही दिया। हाँ जी। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हुआ था उसके बाद? जब आपने कंपनी सोच लिया कि हम भी इंक्रिप्शन करेंगे, तो पहला क्लाइंट कैसे आया, कैसे किया? यहाँ पर है कि तब जैसे हम लाइक थोड़ा सा हम एक्सट्रोवर्ट होना पड़ा। तो एज अ स्टूडेंट हमने लिंक्डइन और फोन से रीच आउट किया। तो मैंने पहले दिल्ली एनसीआर की कंपनीज पकड़ी जो कि ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में है। तो उसमें एक सीए कम्युनिटी प्लेटफॉर्म था जो कि हमारा पहला कस्टमर बना था। हम उनसे फिजिकली मिले, तब तक हमारा प्रोडक्ट भी रेडी नहीं था, एक बेसिक डेमो ही रेडी था, और हमने फिजिकली ही आउटरीच करना लोगों को शुरू किया। मुझे ध्यान है जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए उसके 1 साल में ही हम मुंबई गए थे। तब वहाँ पर हमने मीटिंग सेटअप की थी ईवीएफ, रिलायंस, इस सबसे। तब तक हमारी कंपनी में रजिस्टर नहीं हुई थी। तो बेसिकली थोड़ा हम मतलब पर्सनली मैं जो है थोड़ा बेशरम हुआ, बहुत ज़्यादा मेल, फोन, लिंक्डइन, आउटरीच, इसी से इनिशियली सेट ऑफ हमारे कस्टमर्स आए। और क्योंकि हमारे पास तब पैसा तो ज़्यादा था नहीं, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इसको ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। तो हमने कंटेंट क्रिएशन पर भी ध्यान दिया और हम ब्लॉग्स वगैरह लिखने लगे, एसईओ करने लगे। तो हमारे पास इनिशियली पहले 6 कस्टमर्स थे, 2 कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया आ गए थे, क्योंकि वो कहीं गूगल पे सर्च करते हुए फोरम्स के थ्रू हमारे ऊपर जो है आए थे। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेल्स एंड थोड़ा एसईओ, इससे हमें पहले सेट ऑफ कस्टमर्स मिले, जो कि हमें ग्रेजुएशन तक जो है हमारा किया। हमें पता था कि अगर हमें इस बिजनेस को थोड़ा स्केल करना है तो कुछ बेसिक फंडिंग तो चाहिए, मे बी नॉट वीसी फंडिंग बट एंजल फंडिंग चाहिए। तो फिर हमने फंडिंग का ट्राई किया। सो लाइक कुछ इन्वेस्टर्स हमें अपने नेटवर्क के थ्रू मिले। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फैमिली आल्सो इन्वेस्टेड, एंड देन 2016 अप्रैल में जो है, विच इज लाइक कि हमारे कॉलेज ग्रेजुएशन के 7-8 मंथ्स बाद जो हमें पहली राउंड ऑफ फंडिंग मिली, विच वॉज अबाउट 70 लाख रुपीज, जो कि आज के केस में बहुत ही कम है, आप समझ सकते हैं। बट उस समय एक बार सब्सटेंशियल था, खासकर 2 स्टूडेंट्स जो कि जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, हमारे लिए एक इनफ मोटिवेशन एंड रिसोर्स था। उसके बाद पैसा आया, कैसे स्केल किया फिर? पैसा आया तब हमारे पास कॉलेज से साथ में हमारा एक बैचमेट था जो कि फाउंडिंग एम्प्लॉई था। सो हम 3 लोग थे जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट किए थे। फिर हमने टीम साइज को 6 किया। अब ये है कि जब आप पहली बार स्टार्टअप करते हो, खासकर आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हो, तो हमने सोचा था कि हमारा 1 साल में रेवेन्यू जो है बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन जब आप B2B सेल्स करते हो, जैसे आपने भी किया, तो आपको समझ आएगा कि बहुत प्रोसेस स्लो होता है। तो हमने 3-4 चीज़ों पे इन्वेस्ट किया उस पैसे को। मेनली एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। जैसे जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तब हमारे पास एक वाटरमार्क फीचर नहीं था, एंड हमारा टेक्नोलॉजी भी कुछ और थी। और फिर फ्लैश, आपको ध्यान है कि जैसे फ्लैश फ्लैश तो बंद भी हो गया। फ्लैश तो बंद हो गया, तो हमें टेक्नोलॉजी पूरी चेंज करनी पड़ी। सेकेंडली हमने ऑनलाइन मार्केटिंग पर जो है स्पेंड किया। तो एसईओ में आपको ऐसा पैसा डायरेक्टली खर्च नहीं करना पड़ता, बट आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, तो आपकी इन हाउस टीम होनी चाहिए। तो हमने कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। देन हम डायरेक्ट सेल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज में भी जाने लगे। तो सेल्स, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसेज, एसईओ एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर हमने मेजरली जो है इन्वेस्ट किया इनिशियली। ठीक है। और क्लाइंट्स, जब तक आपने पैसा रेज किया था, कितने क्लाइंट्स थे, कितना क्या हो रहा था, और उसके बाद की 1 साल की स्टाइल में क्या फ़र्क पड़ा? जैसे मैंने बताया, जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट किए जुलाई में, तब लाइक हमारा 1 लाख महीने का रेवेन्यू था। और तब से हमने इन्वेस्टर से बात करना शुरू की। 8 महीने में हमें इन्वेस्टमेंट जब तक हमारे बैंक में आया, तब तक हमारा रेवेन्यू कुछ 3 से 4 लाख बीच रेवेन्यू पर मंथ के बीच में पहुंचा था। तो ये हमारी तब तक की ग्रोथ थी। देन मुझे ध्यान है कि 2016 अप्रैल में हमने फंडिंग रेस की, और 2 साल का मुझे नंबर ध्यान है कि हम 2 साल में हम 12 लाख पर मंथ रेवेन्यू तक ही पहुंचे थे। 2018 फर्स्ट हाफ में, अगेन अप्रैल की बात करें 2 साल में, तो वो रेवेन्यू वाज 12 लाख पर मंथ, क्योंकि ओवरऑल सेल्स साइकिल एंड एवरीथिंग वाज, कुछ बच रहा था? नहीं, तब हम जो है थोड़ा हम नुकसान में थे। वी वर इन पार्शियल लॉसेस। तो कम था लॉस, बट हम लॉसेस में थे, ऐसा। ठीक है, फिर? हाँ जी। सो फिर इसमें ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तब हमारे पास जो है, क्योंकि जैसे हमने बताया, हमने फंडिंग तो कुछ ज़्यादा ली नहीं थी, तो हमारे पास एक कैश क्रंच आया, और हमारे पास 25 लाख रुपए बैंक में बचे थे। 2018 में इनिशियली फर्स्ट हाफ की बात है, और हमारा महीने का खर्चा जो था वो 6 लाख था, जिसको हम कम करके 4 लाख कर सकते थे। तो हमारे पास 4 से 6 महीने का ही रनवे था कि अगर हम कंपनी में कुछ ज़्यादा अलग नहीं करते हैं, या फिर हमें बाहर से पैसा नहीं आता है, तो हम 4 से 6 महीने में इस बर्न रेट पे तो हमारी कंपनी जो है चली जाएगी। तब हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, सो दे सपोर्टेड अस, और उन्होंने 25 लाख रुपए का लोन दिया, विच वॉज फ्लैट नॉर्मल एक लोन था। इट वॉज नॉट अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, विच वॉज रिटर्नेबल इन सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद सम इंटरेस्ट रेट। तो लेकिन अगर पैसा आ भी गया, मान लीजिए हमने 25 लाख रुपए ले भी लिया, तब भी इस नुकसान को तो आपको प्रॉफिट में करना है। तो हमने 3-4 चीज़ों पे फोकस किया। एक तो हमने बहुत ज़्यादा कस्टमर से जो आउटरीच था और जो बातचीत थी, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में की।
एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी फीडबैक लेना, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो कि सपोज सस्ते कंटेंट के लिए हमें यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, उसके लिए फिर भी वो Vimeo यूज़ कर रहे हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल महंगे कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे उनको क्या ऑफर करें कि वो सस्ते कंटेंट के लिए भी हमें यूज़ करें। एंड हम कॉन्फ्रेंसेज वगैरह हमने ज़्यादा अटेंड की एंड हमने एसईओ पे फोकस किया, तो हमने ओवरऑल ही अपनी कंपनी की साइकोलॉजी एंड सिस्टम जो है, मतलब हमें वो जब आप पुश होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमने 6 से 12 महीने में इतना ज़्यादा पुश किया कि उस लोन के बेसिस पर हम जो है कंपनी को नेगेटिव से जो है प्रॉफिट में ला पाए, और हम 1.5 साल में हमने वो लोन भी जो है अल्टीमेटली हमने वो चुकता जो है कर दिया था। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2018-19, और तभी हमें उसी ड्यूरेशन में हमें जो है बेस्ट इंडियन स्टार्टअप अर्ली स्टेज स्टार्टअप का अवार्ड मिला था, एक सीड स्टार स्विट्जरलैंड की कंपनी थी, जिससे कि हमें स्विट्जरलैंड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सो दैट वाज आल्सो अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द फाउंडर्स एंड द टीम कि हमें ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एंड उससे ओवरऑल टीम स्पिरिट में भी लाइक इट हेल्प्ड अस। तो बड़ा क्लाइंट सबसे पहले कब आया था? बड़ा क्लाइंट दैट वे हमारी जर्नी बहुत स्टेप जर्नी रही है, कि ओवर द टाइम हम ग्रो किए। सो एक ये भी है कि हमारे बिजनेस में होने का नुकसान, सिक्योरिटी बिजनेस में नुकसान ये भी कि बहुत सारे बड़े क्लाइंट्स बोलते नहीं कि आप पब्लिश करो या पब्लिकली बोलो कि आपके ये क्लाइंट है, बट जैसे एक हमारा कैट कोचिंग में पॉपुलर क्लाइंट है जो कि हमें इसी 2018 के ड्यूरेशन के अराउंड ही हमें जो है तब मिला था, तब उस टाइम पे वो हमारा सबसे बड़ा था। बाद में और भी हमें बड़े क्लाइंट्स आ गए, बट उस टाइम पे वो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट था। ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्रोग्रेस कैसे हुआ, क्योंकि अब आ रहा था कोविड, राइट। और कोविड तो एकदम फटा है एड टेक मेरे हिसाब से, तो उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी बनी या कुछ फेलियर्स मिले? सो जब कोविड आया, लाइक तो एक तो हमें रिमोट पे शिफ्ट होना पड़ा, तब एक तो थोड़ा वर्क कल्चर हमें चेंज करना पड़ा। उससे पहले हमने एक नया ऑफिस में शिफ्ट किए थे, तो वैसे एनवायरनमेंट वगैरह काफ़ी सही था, बट हम तब रिमोट पे शिफ्ट किए, बट तब हमें डिमांड जो है एकदम से बढ़ी हमारे बिजनेस की। तो कोविड का जो फर्स्ट ईयर था उसमें हम अच्छा लाइक हम जो है फर्स्ट ईयर में 3 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू से अराउंड कुछ 9 करोड़ एनुअल रेवेन्यू पर हम एक साल में ग्रो कर गए थे, जो कोविड का पहला वाला केस था। तो उस केस में तब ये हुआ, 2 चीज़ें हुई, एक तो जब डिमांड बढ़ी तो स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो कस्टमर्स हमारे व्यूज़ अगर हम 50 लाख पर मंथ तब व्यूज़ कर रहे थे जब कोविड स्टार्ट हो उससे पहले, और हम 6 महीने में 1.5 करोड़ व्यूज़ अ मंथ करने लगे। एंड देन हैकर्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, तब अब सारे कंटेंट ऑनलाइन है। जो आदमी तो पहले एक हमारा जो कॉमन हमारा जिसे कहना चाहिए कि फैक्टर था, जब हम कस्टमर से मिलते थे तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जो कि हमारे मोटिवेशन भी था कि यार हम कंटेंट डालना ही नहीं चाह रहे थे ऑनलाइन, हमें रिस्क था कि कंटेंट का क्या होगा। जब हमें तुम मिले, वीडियो सैफर मिले, तब हम कंटेंट डालने लगे। तो कोविड से पहले एक चॉइस थी कि कंटेंट डालना है कि नहीं डालना, और वीडियो सैफर बहुत सारे कोचिंग वालों को या कंटेंट क्रिएटर्स को, इनफैक्ट डांसर्स को भी और बहुत तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को वी प्रमोटेड देम कि आप श्योर रहिए आपका कंटेंट लीक नहीं होगा, आप ऑनलाइन कीजिए। बट कोविड के बाद इट वाज नॉट एन ऑप्शन, तो हैकर्स भी बहुत स्मार्ट होने लगे, तब हमें जिस तरह के हैकिंग अटेम्प्ट्स आने लगे वो भी बहुत ज़्यादा तेज हो गए, तो हमें अपनी स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। एंड एट द सेम टाइम सब कुछ रिमोट है, तो हमें मीटिंग्स भी कम हो गई, तो ऑनलाइन डेमोज ही बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होने पड़े। तो ये 3 सेगमेंट पे हमने काम किया, एंड हमें कोविड में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहले साल में आई विल से सेकंड ईयर से वो बहुत ज़्यादा फ्लैट ही हो गया, बट फर्स्ट ईयर में वी डिड ग्रो 3x इन 1 ईयर ड्यू टू कोविड, बट उसके लिए हमें अपने सिस्टम्स जो है टेक्निकली एंड सपोर्ट वाइज स्केल अप करने पड़े। और प्रॉफिट आना शुरू हो गया था तब तक? हाँ जी, तो अभी हमें जो प्रॉफिट है, जैसे 4 फाइनेंशियल ईयर हो गए, तो प्रॉफिट 2021 से जो है आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो मतलब सारा पैसा उतर गया और हाँ सब जी, कुछ हो गया। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स की वो तो है ही है, वो तो दैट इज एन इक्विटी इन्वेस्टर, इट इज नॉट लोन, बट जो भी हमने लोन लिया था वो चुकता हो गया, एंड हम प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल मोड में आ गए। तो अभी और रेस करने का प्लान है? नहीं, तो अभी हमारे जो मॉडल है, तो आपने आज का आप न्यूज़ में सुनते हैं कि वीसी फंडिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो अंटिल एक होता है कि आप बिल्कुल ही बहुत ही हाई पे से $1 बिलियन स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं जो कि आप कहीं बेचना चाहते हैं, तो मे बी वीसी फंडिंग सुटेबल है, बट बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स के लिए इट इज़ नॉट नॉट सस्टेनेबल। तो अभी हम 4 साल से प्रॉफिटेबल है, एंड हमारी टीम साइज एंड रेवेन्यूज भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, एंड हमने एक हैप्पी वर्क कल्चर बनाया है जहाँ पर हम कस्टमर को सच बोलते हैं, जितनी सिक्योरिटी उतनी बेचते हैं, बहुत एथिकल बिजनेस करते हैं, हमारी टीम भी खुश रहती है, हमारे ऐसे लोग चर्न नहीं होते। तो ये जो मॉडल ऑफ बिजनेस एंड आल्सो वर्क कल्चर है वो हम सस्टेन कर पा रहे हैं खुद के प्रॉफिटेबल मॉडल पर, तो अभी हमारा वीसी फंडिंग उठाने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है। और चैलेंजेस क्या है इस ड्यूरेशन के अंदर? सो चैलेंजेस, मैं 2 चैलेंजेस का एग्जांपल दे सकता हूँ। एक तो मैंने बताया कि जब हमारी कंपनी में पैसा कम बचा था और तब हमें लोन लिया और वैसा हुआ,
तो उस टाइम पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी में आज तक हमने किसी की भी सैलरी डिले तक नहीं की है। तो हमने हमेशा ये जो फ्यूचुअलिटी है, जिसे आप कहना चाहिए कि इंडिया में थोड़ा बढ़िया माइंडसेट है कि हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट है नहीं है, हमने हमेशा बहुत कैलकुलेटिव रहा है और प्रोजेक्शंस हमारे बहुत क्लियर रहे कि ऐसा है। हमने कभी ओवर हायर नहीं किया। आप देखते हैं आजकल स्टार्टअप्स होते हैं ओवर हायर कर लेते हैं कि भाई कोविड आया, जैसे कोविड में हमें सामने से बहुत फंडिंग की ऑफर्स आ रहे थे, तब हमारा स्टार्टअप बहुत कोविड फ्रेंडली था उस सेंस में कि वीडियो टेक है, एड टेक ओरिएंटेड है। बट हमने जैसे फालतू का पैसा लेके फालतू की हायरिंग नहीं की जो कि हमें बाद में फिर निकालना पड़े, वो हमने हमेशा ध्यान रखा। सो एक चैलेंज तो वो था जो कि हमने हमेशा सस्टेनेबल ध्यान रख के कैलकुलेशंस ध्यान रख के किया। और सेकंड चैलेंज जो हमें आया था प्राइमरली वो काफ़ी अभी रिसेंट है, विच इज़ इन 2023 एंड आल्सो समवॉट 2024। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो DRM टेक्नोलॉजी है ये पहले वल्नरेबल नहीं रहती थी, बट अभी पिछले 2 साल से काफ़ी वल्नरेबल रहने लगी है। सो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि सिस्टम्स हैकर्स के कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि एक बहुत ही कोर टेक्नोलॉजी थी जो कभी ब्रेक नहीं हुई थी, अभी 2023 में किसी हैकर ने उसको ब्रेक कर दिया। अब वो हैकर कहीं इंटरनेशनल कोई कोडर है किसी और देश का जिससे कोई नाम भी किसी को नहीं पता है मे बी, और उसने हैक कर दिया और पब्लिकली निकाल दिया। अब अगर वो टेक्नोलॉजी अगर कोई भी पैच कर देता है 1-2 साल में, तब तो वो वल्नरेबल ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन अगर उसको पैच नहीं करते तो क्या होता है कि उस एक स्मार्ट हैकर से 10 स्मार्ट हैकर उसके अराउंड प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस बना लेते हैं। एंड अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि वो प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस जो कोई भी नॉर्मल कोडर्स भी उसको यूज करने लग जाते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच चुकी है, हैकिंग टेक्नोलॉजी, कि बहुत सारे एक्सटेंशंस एंड हैक्स हैं जो कि DRM को ब्रेक करने के लिए अवेलेबल है मार्केट में। ये 1.5 साल पहले नहीं था, पिछले 1.5 साल से है। तो जब ये 1.5 साल 2 साल पहले होना शुरू हुआ तब हमें भी एक बार हिट आया कि हमारा भी कंटेंट जो है थोड़ा वल्नरेबल हो गया जो कि पहले नहीं था। तब हमें अपनी पूरी सिक्योरिटी जो अपग्रेड करनी पड़ी। तब टेलीग्राम का भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर आया था। तब हमने तब तो एक तो दो तीन चीजें हमें करनी पड़ी। एक तो हमें जो है हमारी सिक्योरिटी को प्लग इन करना पड़ा कि DRM में हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें खुद का एक ओवरऑल प्रॉपर्टी सिस्टम बनाना है। तब हमने एक सिस्टम बनाया जो कि हमें पता था कि लोग कैसे हैक करते हैं, क्या करते हैं। हमने सारे पैटर्न्स को ब्लॉक किया और हम यूजर्स को आइडेंटिफाई भी करने लगे कि ये यूजर ये ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है। तो हम अकेली कंपनी है दुनिया में जो कि सिर्फ हैकिंग अटेम्प्ट ब्लॉक नहीं करते, हम ये भी बताते हैं कि इस यूजर ने इस तरह का हैकिंग अटेम्प्ट किया एंड आपके ऊपर है कि आप उस पर प्रिवेंट एक्शन लेना चाहते हो नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर आप एक स्मार्ट हैकर को एक पहले स्टेप पे नहीं रोकते तो तीसरा चौथा स्टेप वो कंटिन्यू ट्राई करता ही रहेगा। तो हमने वो टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी बनाई। सेकेंडली हमने तब जब टेलीग्राम पर जब पायरेसी केसेस हो रहे थे हमने साइबर पुलिस को अप्रोच किया, हमने टेलीग्राम टेक डाउन थ्रू टेलीग्राम को अप्रोच किया। और आप जानते हैं टेलीग्राम इज नॉट एन इंडियन कंपनी और उसका मैकेनिज्म भी बहुत शेडी सा है। तो इट वॉज नॉट ईजी टू डील विद टेलीग्राम एंड साइबर अथॉरिटीज एंड एवरीथिंग। तब एक जो हमारे स्टार्टअप करने का थोड़ा नुकसान, इस तरह के स्टार्टअप में नुकसान ये कि हमें बहुत ज़्यादा एंटी कॉमन जनता, एंटी स्टूडेंट माना जाता है। तो तब हमें बहुत ज़्यादा बैकलैश भी आया जब हम सिक्योरिटी में स्ट्रेंथन किए, टेलीग्राम पे हमने टेक डाउन भी कराए। और सो पीपल लाइक हमारे पर्सनल मेरे और टीम मेंबर्स के जो फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी जो है पब्लिकली लीक कर दिए। हमें बहुत गालियाँ भी सुनने को मिली। तो ये सब हमारे लिए चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन भी एंड सेकेंडली सिक्योरिटी को लाइक प्लग इन करने भी। बट इवेंचुअली 6 to 12 मंथ्स के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी पूरी वापस अपग्रेड हो गई एंड हम इस तरह के सारे लीक्स जो है बंद भी कर पाए। एंड ओवर द टाइम टेलीग्राम का जब से अरेस्ट हुआ तो टेलीग्राम भी थोड़ा सा ओवरऑल मॉडरेशन में सिंसियर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली टेलीग्राम अपार्ट फ्रॉम पायरेटेड कंटेंट बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन, चाइल्ड के कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था इनडायरेक्टली। तो जब से फ्रांस में उसका अरेस्ट हुआ तब से उसकी मॉडरेशन पॉलिसीज थोड़ी बेटर हो गई। तो दैट आल्सो टेकल डाउन। बट एनीवे हमने सिक्योरिटी अपनी हाई कर ली ताकि हमारा कंटेंट हमारे कस्टमर्स के टेलीग्राम पर जाए ना। तो ये हमने अपने लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड ऑन की। तो ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट ड्यूरेशन जो ये 1-1.5 साल था, जो कि अब हम जिसको ओवरकम कर चुके हैं और अभी हम काफ़ी स्टेबल हैं। तो आप ब्रांड्स की लीगली भी हेल्प करते हो टेक डाउन वगैरह करने में? सो हम ब्रांड्स की लीगली हम टेक डाउन कंपनी नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन कैप्चर किसी केस में अभी रेयर हो सकता है, कंप्यूटर में, ऐप में नहीं हो सकता बट कंप्यूटर में हो सकता है। सो मान लीजिए किसी का स्क्रीन कैप्चर कंटेंट कहीं पर टेलीग्राम पर चले जाता है तो हम टेक डाउन में उसकी मदद करते हैं। अगर वो हमारा कस्टमर एंड हमें यूज कर रहा है फिर भी किसी रीजन से सपोज स्क्रीन कैप्चर केस में डाउनलोड तो हम बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है और हमें टेक्नोलॉजी ब्लॉक कर लेती है। बट इन केस कहीं स्क्रीन कैप्चर, एक्सटर्नल कैमरा कैप्चर हो गया तो हम टेलीग्राम टेक डाउन में वी हेल्प देम। सो इट इज़ अ सपोर्ट असिस्टेंट। हमारी कंपनी फैमिली वो नहीं करती, बट इट इज़ अ लिटिल असिस्टेंस विच वी प्रोवाइड टू आवर कस्टमर्स। और इस पूरी जर्नी में सबसे बढ़िया चीज़ें क्या रही? आपको कुछ ऐसे कुछ मेमोरी याद हो कि यार ऐसा कुछ हुआ था, क्लाइंट ने कुछ ऐसा बोला था, टीम्स ने कुछ ऐसा बोला था, तो ऐसा याद है तो? सो लाइक ये एंटरप्रेन्योरशिप का मजा है कि मे बी मेरे को लगता है कि पैसा कमाने के आफ्टर आईटी से निकलने के काफ़ी और तरीके भी होते हैं। और सो लाइक और भी तरीके से, बट इसमें जो थ्रिल है
एंड जो आपको लर्निंग एंड आप इंडिविजुअली जो ग्रो करते हो वो अनमैच्ड है। तो वो काफ़ी हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कस्टमर्स का जो फीडबैक है टुवर्ड्स जस्ट नॉट प्रोडक्ट बट हमारी टीम एंड सपोर्ट वो काफ़ी सही रहा है। तो जैसे अभी आप मेरी बात छोड़िए कि बट जब हमारे सेल्स टीम मेंबर्स फिजिकल मीटिंग करने जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, एशिया यूएसए में भी और भी जगह जब हम एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलते हैं, तो जब हमारे कस्टमर्स हमें इतने अच्छे से वेलकम करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा बिजनेस तुम्हारे बेसिस पे थ्राइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है। मैनी टाइम्स हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर हमें बोलते हैं कि आप हमारे साथ, जैसे हम किसी और देश गए हैं, हमारे साथ घूमो, हमारे साथ डिनर कीजिए। तो जब कस्टमर्स आपको इतना अच्छे से वेलकम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप जस्ट पैसे के अलावा कुछ तो वैल्यू एड ऑन कर रहे हो। सेकेंडली, जब जैसे खासकर कोविड हुआ और हमारा जो बिजनेस है वो बहुत सारा लाइक इट इज़ नॉट जस्ट कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस तरह की कोचिंग प्रमोट कर रहे हैं, बट हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं जो कि नॉन प्रॉफिट हैं। सपोज वो योगा सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन सिखा रहे हैं, बहुत सारे स्किल बेस्ड एजुकेशन सिखा रहे हैं। तो एट द एंड हम बहुत सारी स्किल बेस्ड जनरेशन में मदद कर रहे हैं। तो वो भी एक मोटिवेटिंग हमें लगता है कि जब हमारा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है एंड वी आर एबल टू एजुकेट, ultimately indirectly help in education of lot of people, so that is also motivating. And third होता है it is about team. सो जैसे अभी हमारी टीम साइज 40 है, सो वी ग्रो कंसिस्टेंटली। हमने बहुत ज़्यादा, जैसे बताया कि हम लाइक बहुत ज़्यादा हमने फास्ट हायरिंग भी नहीं की, बट वी आल्सो डोंट फायर पीपल दैट इजीली। तो हमारी कंपनी में चर्न बहुत कम है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट 2 लोग जो हमारी कंपनी से छोड़ के गए वो इसलिए गए क्योंकि वो फॉरेन सेटल होना चाहते थे और बाहर गए। बट इन जनरल हमारे यहाँ से लोग आसानी से छोड़ते नहीं, 4-5 साल और ज़्यादा जो है टिक जाते हैं। तो हमने ओवरऑल थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स विच इंक्लूड्स की लाइक वर्क कल्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, ट्रिप्स, हम साल में 2 आउट ऑफ सिटी एनुअल ट्रिप्स करते हैं टू सम नेचुरल प्लेसेस। हम विद इन द सिटी भी कुछ आउटिंग्स करते हैं और हमने वर्क कल्चर ऐसा बनाया कि लोग खुश रहें, आपस में दोस्ती बने लोगों में, एंड लाइक पीपल आर हैप्पी। तो जब आप ऑफिस जाते हो तो आपको एज अ फाउंडर एंड एज अ टीम मेंबर किसी को भी लगता है कि हाँ मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ और मैं कुछ इम्पैक्ट भी कर रहा हूँ, एंड अल्टीमेटली मेरे को रोज कोई चिक चिक नहीं है, मैं अपना काम सेटिस्फाई कर रहा हूँ और मेरी यहाँ दोस्ती बनी हुई है। सो दैट इज व्हाट इज आल्सो पॉजिटिव कि आप रोज जाते हो। तो वरना ऐसे टेंशन तो बहुत होती है, बहुत तरह के इशूज आते हैं सिक्योरिटी बिजनेस में, बट जब आप देखते हो कि आप इम्पैक्ट कर रहे हो कस्टमर्स को एंड टीम मेंबर्स को, देन इट इज अ वेरी मोटिवेशनल फैक्टर। और सेल्स कैसे होती है अभी? So we have an in-house sales team, which is like a combination of cold sales and inside sales. So हमारी SEO भी ठीक अच्छी है। अगर आप देखेंगे वीडियो पायरेसी प्रोटेक्शन, सिक्योर वीडियो होस्टिंग, वीडियो DRM, ऑनलाइन वीडियो प्लेयर, बहुत सारे कीवर्ड्स पर हम टॉप पे रैंक करते हैं। तो वो जब लोग साइट पर आते हैं और अगर हमारी साइट पे फ्री ट्रायल है जिसमें साइन अप करते हैं, तो हमारी टीम है जो उनको डेमो देती है, जो उनको सपोर्ट क्यूरीज को असिस्ट करती है। हम टिकट्स पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे, डेमो कॉल्स पे सब जगह सपोर्ट देते हैं। देन एक थोड़ा हम डायरेक्टली कोल्ड सेल्स भी करते हैं, विच इज़ लाइक अप्रोचिंग larger businesses directly through mail, phone, LinkedIn, conferences. So इन 2 मैकेनिज्म से हम प्राइमरी जो है सेल्स ड्राइव करते हैं। ठीक है। और किसी ओटीटी प्लेयर को भी आप कर रहे हो क्या मदद? राइट, सो हम ओटीटी प्लेयर्स को भी हम कैटर करते हैं, विच इज लाइक मूवी प्लेटफॉर्म्स एंड फिल्म फेस्टिवल्स। सो फॉर एग्जांपल लाइक बुक माई शो आल्सो हैज यूज्ड आवर सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग से हॉलीवुड एंड बॉलीवुड रिलीज कंटेंट। सो मूवी एंड एजुकेशन एंड कंटेंट क्रिएशन, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म से हम कैटर करते हैं। बट टू बी फ्रैंक, हमारा बिजनेस जो कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल बिजनेस में ज़्यादा बड़ा है। मीडिया बिजनेस में इट इज़ growing and we have like very good use cases and few large customers, but it is not as big as our other side of business. ठीक है। तो कभी ये क्यों नहीं सोचा कि खुद का टेक शुरू कर देते हैं? जब एजुकेटर्स को ही हेल्प करनी है, टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना एक एडटेक लेयर डाल दी जाए ऊपर कि भाई हमारे पास में, क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा आप एसडीके भी दे रहे हो, अब बहुत सारी चीज़ें दे रहे हो, तो आपको एक बेसिक डेवलपर चाहिए, शायद वो 2-4 दिन के अंदर अपन लाइव ऐप कर सकता है। तो आप वही ऐप क्यों नहीं दे रहे जो आपके प्रोडक्ट को अगेन एक ग्रोथ इंजन प्रोवाइड कर सकती है? हाँ जी, सो इट इज इसका कोई आंसर सीधा हाँ या ना नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन मार्केट सेंसिटिविटी एंड प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो हमने ऐसा एक्चुअली ट्राई किया था, हमने रेडी टू यूज वेबसाइट बिल्डर ट्राई किया था। और देखिए ये एक बिजनेस है जो कि हमारा प्रोडक्ट है, जो कि अभी मैंने आपको बताया और अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुली चल रहा है। बट हमने 2-3 इटरेशंस ट्राई किए जो कि नहीं चले। तो उसमें एक ये भी था कि हमने रेडी टू यूज वेबसाइट बिल्डर बनाया था कि कोई भी कोर्स वाला जो है उसको बेसिक वेबसाइट मिलेगी जिसमें लोग सब्सक्रिप्शन लॉग इन कर सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। बट ये था कि मार्केट में कॉम्पिटिशन इनफ था, इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि कर रही हैं। तो या तो कस्टमर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए थे, या तो फिर प्राइसिंग सेंसिटिव था कि इंडिया में कुछ कंपनीज आई जिन्होंने मार्केट में प्राइस ही बहुत ज़्यादा डाउन कर दी। तो हमें इनिशियली फ्रिक्शन मिला और जो भी हमने ट्राई किया, एंड देन फिर हमने सोचा कि इतना बिजनेस जस्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है एंड इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो हमने ट्राई नहीं किया। इट इज़ नॉट कि हम कभी हो सकता आगे
ट्राई करें, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट फॉर टाइम बीइंग वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट। जैसे हमने एडटेक देखा कोविड के टाइम पे बढ़ता हुआ, आपको फंडिंग ऑफर भी थे, तो उस टाइम पे टेम्प्ट नहीं हुआ यार पैसा ले लेते हैं? क्योंकि आपकी बात मेरे को अभी भी याद है, आपने भी बोला था कि अगर वीसी का पैसा लेना है तो ये सोच के लो कि आपको बहुत तेजी से स्केल करना है और बेचना है। तो ये थॉट आया ही क्यों नहीं? राइट। कि जब डिमांड थी कोविड के अंदर, फंडिंग भी मिल रही थी, उसी के आसपास अपने एडटेक प्रोडक्ट का भी सोचा, तो तीनों चीजें इकट्ठी जुड़ के बहुत तेजी से स्केल हो सकता था, वो आया क्यों नहीं? मतलब हुआ क्यों नहीं? तो जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी टीम को मैं कहता हूँ कि देखो हम कुछ तो नया बना रहे हैं, नया बेच रहे हैं, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बट आपको प्रैक्टिकली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कि प्रैक्टिकली ऑप्टिमिस्टिक। तो हमारा बिजनेस और हमारी थॉट प्रोसेस वैसा ही है। तो मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, बट इसी टाइम पर, कोविड के टाइम पर, बहुत सारी B2B एडटेक कंपनीज थी जिन्होंने बहुत फंडिंग ली, है ना। सिकोया जैसों से फंडिंग ली, एक्स मैकेंजी के भी फाउंडर्स थे, और उन्होंने वही प्राइसिंग डाउन करके बहुत सारे इंस्टॉल्स भी लिए, बट वो बेसिकली कोविड में ही बंद हो गई, क्योंकि जब आप उतना पैसा उठाते हो तो उसका आरओआई आना चाहिए। और अगर आप खासकर इंडिया और एशिया के लिए कोई मार्केट में तो अल्टीमेटली प्राइस सेंसिटिव है। आप मे बी कोविड में कुछ फ्रैक्शन ले लोगे, बट कोविड कभी तो जाएगा ही ना। तो ऐसी बहुत कंपनीज है जो कि डाउन हुई। तो हमें वो रिस्क, और हमने जो भी जजमेंट की कि क्या हो रहा है, तो दैट वे इट वाज अ मोर ऑफ अ कैलकुलेटिव डिसीजन, कि हमें लगा कि इट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस, एंड हमारा बिजनेस मे बी या तो बहुत बड़ा बने, बट देयर इज आल्सो रिस्क कि हमारा बिजनेस जो है चल ना पाए। तो दैट इज व्हाई वी वरंट टेम्प्टेड टू डू दैट एट दैट ड्यूरेशन। अगर पूरी जर्नी को देखते हो अभी के टाइम पे, तो ऐसे क्या 2 रिग्रेट्स निकल के आते हैं और 2 ऐसी चीज़ें निकल के आती है जो लगता है यार किस्मत थी, सही टाइम पे सही चीज़ कर दी, और ऐसा था कि अगर वो मैं ऐसे कर देता या फिर वो ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ऐसी 2 चीज़ें दोनों साइड से बताओ। सो पहले की रिग्रेट क्या है, वो रिग्रेट मेरा पर्सनल रिग्रेट तो नहीं है कि बिजनेस के डिसीजन में, बट मुझे एक लगता है कि जो कि अभी आप देख रहे हैं ऐसे हर 6 महीने में कोई ना कोई स्टोरी आती है। सो अगर जो सपोज बायजूस का जो हुआ, सो बायजूस जो अनएथिकल चीजें कर रहा था इन सेल्स एंड एम्प्लॉयज, तो इट वाज वेरी, पहले से लोगों को दिख रहा था जो कि इस इंडस्ट्री में कि इट इज गोइंग डाउन द लाइन, बट फिर भी उसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालते रहे, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बेकार हुआ टुवर्ड्स एडटेक। आप ये देखिए कि इंडिया जो है 44% यूथ है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम 12,000 रुपये महीना पर कैपिटा फैमिली इनकम है ना। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा अपस्किलिंग की जरूरत है। सो इंडिया में टेक्निकली, और जितना आपको स्केल करना है विलेजेस वगैरह में, आप जो है फिजिकली तो नहीं कर सकते। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए एडटेक होना, अच्छे से होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह के बिजनेसेस इंडिया में एडटेक जिस मॉडल पे आया है, जो उन्होंने उटपटांग हथकंडे किए और जो अनएथिकल चीजें की, तो ओवरऑल मार्केट के कई सेंटीमेंट डाउन हो गया, और उससे हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को भी अल्टीमेटली फंडिंग नहीं मिली, बिजनेस नहीं चले, एंड इवेंचुअली यू सी दैट इंडियन एडटेक सिनेरियो इज नॉट दैट ग्रेट, इट इज सो इट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सो ये मुझे एक रिग्रेट रहता है कि कुछ 1-2 कंपनीज के बैड एग्जांपल की वजह से जो है पूरा का पूरा एक इंडिया का जो एडटेक सेगमेंट है, इट हैड टू सफर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने थोड़ी रिसर्च करी इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो बायजूस प्री कोविड बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता था, सब तारीफ करते थे। कोविड में ऐसा क्या हो गया कि सबके सब नेगेटिव शुरू हो गया बायजूस का। उससे पहले तो इतना नेगेटिव नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो, इन्वेस्टर का प्रेशर टू जनरेट सेल, राइट। उसके चक्कर में रॉन्ग सेल्स टीम आई, रॉन्ग कल्चर बना, और उसकी वजह से जो बायजूस का हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी साइड में मैं कहूंगा लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। मतलब बोलता है कोई कि भाई बायजूस वालों ने फोर्सफुली बेच दिया, गन रख के तो बेचा नहीं गया था। क्योंकि क्या है, इंडिया के अंदर ना आप इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दोगे, बट किसी कोर्स के ऊपर आपको कोई बोलेगा ना भाई पैसे खर्च कर दे, मतलब भाई 200 रुपए वाले कोर्स से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो पहली बात तो आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ही गलत है। अगर कोई गांव का बच्चा है और उसको बोला जा रहा है कि भाई हमारा टैबलेट ले लो और तुम कल को आईआईटी क्रैक कर दोगे, वो जरूरी नहीं है ना। उस पेरेंट को भी सोचना चाहिए ये जो बेचा जा रहा है इसमें कितना सच हो सकता है, कितना, क्योंकि हम इंडियन हमेशा ही तो ऐसे थे, कोई भी चीज लेते हैं लेने से पहले 10 बार सोचते हैं ना। तो मेरे हिसाब से इंटरनेट के ऊपर जो गलत मार्केटिंग हुई है ना, उसकी वजह से भी एडटेक खराब होता हुआ दिखाई दिया है। हार्श रियलिटी है। मैं अपना बताता हूँ, मैंने 14 साल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करी, उसके बाद में बेची, और जो मैंने किया मैंने उसको डॉक्यूमेंट करके कोर्स बनाया। अब सिंपल सी बात, मैंने मेहनत करी है भाई, मैं ऐसे तो चिंदी बने में दूंगा नहीं। अब एक बंदा है, मैं नाम नहीं लेता, आज से 3 साल पहले मैं उससे मिला कहीं ऑफलाइन इवेंट के अंदर। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहा है। वो फेसबुक का कोर्स बेचा करता था, 500 रुपए में फेसबुक का पूरा कोर्स।
मैंने उसको बोला भाई 500 रुपए में बेच क्यों रहा है? क्योंकि उस टाइम मेरी एजेंसी चल भी रही थी और मैं ये सोच रहा था कि भाई 500 रुपए में कोर्स बेच के क्या मिलेगा? जब तुम एक क्लाइंट से ही 2 लाख रुपए महीने का रिटेनर लोगे, इतने तो तुम कोर्स बेच ही नहीं पाओगे। तो मैं उससे बात कर रहा था, कहता भाई देख, मैंने तो खाली ट्यूटोरियल सिखा रखे हैं, आता मुझे खुद है नहीं। मैं पहले यहाँ पे 500 रुपए में बेचूंगा, लोगों को सपना बेचना है, लोगों को बोलना है 500 रुपए में ये कर लो। उसका उस टाइम पे क्या खाता था, 40-50 रुपए गूगल ड्राइव पे अपलोड करके भेज देता था। फाइल भेज रहा है। फाइल ले भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। और गेटवे लगा रखा था, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए कॉस्ट आ रही होगी, 400 रुपए पर सेल बच रहा था। और उसने अपना एनालिटिक्स दिखाया, 300-400 कोर्स अ डे बेच रहा है। कह रहा भाई ये बेचूंगा। मैं कहा भाई एक टाइम तो आएगा जब सब ले लेंगे, तेरा नाम खराब हो जाएगा। कह रहा नीज बदल दूंगा। कह रहा आज मैं फेसबुक बेच रहा हूँ, बोलना तो मुझे कैमरे के आगे आता ही है, कल मैं मेकअप बेच दूंगा। तो ये इस टाइप के जो लोग थे जिन्होंने गलत मार्केटिंग करी और लोगों ने बेवकूफी में ले लिया। कोई भी बंदा अपनी जिंदगी की सारी लर्निंग 500 रुपए में दे ही नहीं सकता। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही खराब है। अनटिल अनलेस वो वीसी बैक्ड है, फिर वो लॉस कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही है, जैसे आप एग्जांपल सही है कि दोनों ही साइड से गलती है। जैसे व्हाइट हेड जूनियर ने भी ये बोला कि करोड़ों में बच्चे की नौकरी लग रही है। हाँ, अब पर पेरेंट्स को समझना चाहिए ना कि यार 14 साल के बच्चे की कहाँ इतनी नौकरी लगेगी और क्या इतने से एक कोर्स है वो इतना पैसा कमा लेगा। तो ये कि बेचा गलत गया और पेरेंट्स ने भी उसको जो है एक्सेप्ट। मतलब पेरेंट्स जब भी बच्चे की सक्सेस के बारे में आते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नॉर्मली आप कुछ भी खरीदते हो तो रैशनल डिसीजन लेते हो कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए। जब पढ़ाई की बात आती है तो फिर इमोशनल हो जाते हो। कोई तुमको कहेगा भाई ये 500 रुपए की चीज से तुम्हारा बच्चा कल को सक्सेसफुल हो, तुम बेवकूफ हो ना। बंदे की रिसर्च करो, जो क्या बेच रहा है, क्या कोर्स में मिलने वाला है, बेस्ड ऑन दैट सोचो। राइट। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग भी रॉन्ग रही, इसलिए भी एडटेक खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के टाइम पे हर एक कोई भी कोर्स बेच रहा होता है ना, उसकी एक नेगेटिव इमेज ही है वही। कि कोर्स बेच रहा है तू चोर है। ठीक है, दूसरा देख तो रिग्रेट तो मेनली यही है जो कि मोर ऑफ इंडस्ट्री के लिए है। और पर्सनली आई एम लकी कि मेरे को इतने कोई ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जो मेरी लाइफ है, सो इट इज़ आई एम स्टीयरिंग इट इन द वे विच आई वांटेड, सो आई डोंट हैव दैट मच रिग्रेट्स। एंड पॉजिटिव यही चीज़ है कि जैसे मैंने बताया आपको 1-2 क्रंच मोमेंट बताया जहाँ की हमारी कंपनी जो बिल्कुल ही डाउन हो सकती थी, या तो जब हमारा पैसा खत्म हो रहा था या हमारी सिक्योरिटी काम नहीं कर रही थी। तो दैट वे लाइक आई विल से कि हमारे और हमारी टीम की भी स्पिरिट की बात है कि उन्होंने उन दोनों पॉइंट पे टर्न अराउंड किया एंड वो सही चीज़ चल गई, है ना। सो जब तक वीडियो चलते रहते हैं तब तक लगता है चलते रहते हैं, बट आज आप देखो कि वीडियो आपके 1-2 घंटा में डाउन हो जाए तो कोई ना कोई कितने ही लोग आपको चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई ये डाउन हो गया। आपको हॉस्पिटल में जाके 3 घंटे वेट करना पड़ रहा है, वो उतना इशू पब्लिसाइज नहीं होगा, बट अगर आपकी वीडियो थोड़े घंटे डाउन हो जाए तो ये चीज़ कि हम अभी तक मेंटेन कर पा रहे हैं सिक्योरिटी एंड अप टाइम, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हमारी टीम ने दे हैव बीन एबल टू डिलीवर दैट। तो दैट वे आई फील कि हम लकी है कि हम अल्टीमेटली इतने टाइम तक ये चीज़ को कंटिन्यूसली कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी एंड पे बैक, क्योंकि दोनों ही थोड़ी काफ़ी क्रिटिकल होती हैं। आपने बार-बार कल्चर टीम की बात करी, तो क्या रिटेंशन है आपकी टीम का? कितने टाइम तक टिकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहती है उनको रोकने की? अभी आई थिंक हम अगर एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि हमारी टीम का रिटेंशन क्या है, तो वो आई थिंक एवरेज ड्यूरेशन अभी 3.5-4 साल होगा, और वो भी मतलब कि अभी है वैसा। सो जैसे मैंने बताया कि लास्ट के 2 लोग जो गए वो सिर्फ फॉरेन सेटल होना था, इसलिए लाइक दे लेफ्ट, इट वाज नॉट अ नेचुरल वैसा चॉन नहीं था। सो स्ट्रेटेजी के सेंस में एक तो ये है कि क्योंकि हमारी टीम बहुत ज़्यादा भी मेंबर नहीं है, 40 टीम मेंबर, तो सबकी एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पीपल नो कि ये काम मेरा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये डैशबोर्ड है तो ये वाली चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे इतने ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं तो मेरे को रिस्पॉन्सिबल रहना है। सेल्स है तो अगेन देयर आर सर्टेन अकाउंट्स जो कि ये आदमी मैनेज है, ये लड़की मैनेज कर रही है, तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इट इज दे नो कि वो कोई चीज़ करे जिसका देयर इज एन इम्पैक्ट। सेकेंडली वी हैव ऑलमोस्ट अ फ्लैट हायरार्की। अभी हमने रिसेंटली कुछ टीम हेड्स वगैरह इनिशिएट किए थे, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड, कस्टमर हेड, बट इट इज मोस्टली अ फ्लैट हायरार्की एंड आप किसी से भी बात कर सकते हो, बहुत ओपन कल्चर है। तो लोगों को ये नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई मैनेजर है जो कि मेरे को बहुत टोके जा रहा है, एंड जो भी थोड़ा बहुत मैनेजरियल है भी, दैट इज आल्सो वेरी फ्लैट इन नेचर। तो पीपल आर एबल टू ट्रस्ट ईच अदर एंड देयर इज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एंड देन थर्ड इज आल्सो अपार्ट फ्रॉम
वर्क लाइक वी ट्राई टू डू अदर थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल मैं खुद जो है थोड़ा योगा मेडिटेशन इन्वॉल्व रहता हूँ. सो वी ट्राई टू इनकलकेट प्रैक्टिसेस जो कि मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ पॉजिटिव के अराउंड है. सो वी ट्राई टू लाइक इनकलकेट कि पीपल वैसा करें. हमारी कंपनी में जैसे थोड़ा सा जो है अभी ट्रैकिंग कल्चर है, कुछ कुछ लोग जो ग्रुप में ट्रैक जाते रहते हैं. देन वी आल्सो गो टू सम नेचर ट्रिप्स. तो इस तरह से आउटसाइड वर्क भी जो है वी डू फ्यू थिंग्स. या रिसेंटली हम इस वीक जैसे हम समर डोनेशन ड्राइव करने वाले हैं. तो वी टीम विल हम ही आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और हम ही जाके जो है हम विंटर में क्लोथ डोनेशन करते हैं, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स. एंड अभी हम समर में भी जो है से गमछास एंड ओआरएस हम करते हैं. तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें करते हैं जो कि टीम को ओवरऑल एक फ्रेंडली कल्चर में जो है इवॉल्व करती है. ऐसा ठीक है. और फाइनेंशियल फ्रंट पे ये सो वी पे गुड सैलरीज एंड सो हम लाइक आई विल से कि हम लिटिल बिट अबव मार्केट, या अब मार्केट मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, बट जैसे आई गेस कि अभी मार्केट डाउन है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग मार्केट. सो अभी तो हम कहेंगे कि वी आर प्रोबब्ली पेइंग बिट अबव मार्केट एंड मे बी कभी हम वी वर इन मार्केट, हम कभी बिलो मार्केट तो नहीं पे करते. बट सिर्फ लाइक सैलरी सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता, ये सारी चीज़ें साथ में मिलके अलॉन्ग विद सैलरी इज अ मोटिवेशन, राइट. एंड आल्सो वी आल्सो हैव लाइक ESOP with a lot of people, and like few initial people have been able to take advantage of that ESOP. वेस्ट भी करते हो? अभी कोई बेचे ESOPs किसी के कन्वर्ट? Yes, so we do have a ESOP vesting for employees. So for very few initial of our team members, we have been able to give them a financial advantage of that ESOP. For others, it has not yet happened, but it will happen somewhere in future. तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कुछ जो बताना चाहोगे? सो एक वीडियो इंडस्ट्री में काम करने का होता है कि आपको बहुत चीज़ें पता चलती है कि दुनिया में कैसे क्या चलती है, क्या बिक रहा है, क्या चीज़ें होती हैं. तो एक एग्जांपल देता हूँ. जब ये इनिशियली बात है शुरू करने के 1-2 साल में, कि हमारे पास एक मूवी का प्लेटफॉर्म कस्टमर आया. व्हाट दे डिड इज, वो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं जो कि नॉर्वे, डेनमार्क में सेटल्ड है. एंड वो हिंदी मूवी देख रहे हैं जो कि मैं भी नहीं देखता इतनी पुरानी, अफ्रीकन लैंग्वेज में डब्ड होके, लेकिन नॉर्वे में. सो अफ्रीकन ओरिजिन पीपल नॉर्वे में बैठ के हिंदी पुरानी मूवी डब्ड इन अफ्रीकन लैंग्वेज देख रहे हैं और हम उनको जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस तरह के हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आते रहते हैं जो कि हमें लगता है कि एक थोड़ा फन पार्ट ऑफ बिजनेस है कि हमें इन तरह के लोगों को जो है इंटरेक्ट करने का आता है. और फिर ये कि हमें जैसे हमारे बहुत सारी परसेप्शन होती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कि यार इस कंट्री का आदमी बिजनेस डीलिंग में कैसा होगा. हमें इंडिया का पता है कि इंडिया के लोग कैसे बिहेव करते हैं बिजनेस में और क्या होता है ओवर द टाइम, बट आपको बाहर के बारे में बहुत सारे आपके परसेप्शंस होते हैं जो कि बहुत आपके टूटते हैं. हम जो कंट्रीज, जैसे अभी हमारे बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग वार कंट्रीज के भी कस्टमर्स हैं, एंड लाइक स्टिल वो कितना अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, कितना अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं और डील कर रहे हैं. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ये भी होता है. तो बहुत सारे आपके नोशंस जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं जब आप लाइक यू आर एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड. ठीक है. मेरा तो एक्सपीरियंस क्या है, आप बताना आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है क्या? इंडिया तो सबको पता ही है कैसे कस्टमर बेस होता है. यूरोप मुझे इंडिया जैसा ही लगा. कल्चरली वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह. यूएस वाले थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उनको इमोशंस की कम कदर है. उनको वो है कि कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा कदर है कि क्या मिलेगा, कैसे होगा, ऑन टाइम हो या नहीं हो. यूरोप वाले मैंने ऐसा पर्सनली देखा कि कुछ हो रहा है तो वो मान लेते हैं, हाँ हुआ होगा चलो करते हैं सॉल्व. यूएस वाला एकदम बौखला जाता है, मैंने ऐसा देखा है. ऑस्ट्रेलिया वाला दोनों के मिड में है. मेरे मेजरली क्लाइंट्स इन 3 जगहों से होते थे. हाँ. तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है. आपका कैसा है? तो हाँ जी, तो कुछ तो सिमिलर ही है. तो हमारे भी कस्टमर्स 120 प्लस कंट्रीज में है. तो यूएसए का बात सही है कि ऑन द पॉइंट होता है, ये 4 चीजें बेच रहे हो, 4 चीजें मिलेंगी, इस ऑन टाइम मिलेंगी, तो वो है ना. तो इट इज लाइक वैल्यू फॉर प्राइसिंग, है ना. बट एक चीज है कि जो कि इंडिया के बाहर है कि दे डू गिव वैल्यू टू योर टाइम. तो अगर आप डेमो कॉल टाइम पे आते हो, टाइम पे करते हो, तो उस यूएसए के आदमी को रहता है मैंने आधा घंटे इस आदमी से कॉल की है तो आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम. तो इंडिया में ऐसा होता है कि मे बी आपसे 10 कॉल ले ली, 10 चीजें सपोर्ट की ले ली, वो कोई मतलब उसका कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है ये तो मतलब इट इज लाइक कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दैट वे लाइक यूएसए एक्सपीरियंस हमारा सिमिलर है. सो हमारे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में भी और कस्टमर्स है, जैसे कि सपोज there is Brazil, there is Asian economy like Indonesia, Middle East, Sri Lanka, and ये सब भी. So their experience has been a bit similar to like India only. But ये है कि फिर भी like we sometimes we have been welcomed far more better in other countries than in India. उनको एक तो इंडिया के perception in terms of IT टेक्नोलॉजी अच्छी है, लोग समझते कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो अच्छा हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया के we haven't got that much customers, so I don't have that.
सो यूरोप के लिए आई विल एग्री कि यूरोप वाले जो है लाइक समटाइम्स ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग ट्रस्ट के फैक्टर पे भी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, सो दैट वेयर यूएसए एंड यूरोप आई विल एग्री विथ योर एक्सपीरियंस। तो इंडिया का तो भी बात याद आई रिसेंट में ही, हमारा ना केमिकल का काम भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, और सप्लाई भी करते हैं हम, कुछ बड़ी कंपनीज को भी सप्लाई करते हैं। तो हमने माल सप्लाई कर रखा है और उधार चलता है, B2B के अंदर ऐसा चलता है कि 3 महीने डिले में चल रहा है। तो अब क्लाइंट से पेमेंट मांगी, अभी इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ था, हाँ जी, कह रहे सर इतनी बड़ी वॉर चल रही है, पैसे मांग भी कैसे सकते हैं। वो बंदा साउथ में बैठा है, साउथ में काम कर रहा है, उसका क्या रिलेशन आ गया इससे। कोई मुझे जम्मू वाला बोले कि भाई मेरा काम रुक गया इसके चक्कर में, तो मैं मानू भी। तो इंडिया के अंदर तो मेरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है ऐसी। हाँ जी, तो इंडिया टफ तो है बिजनेस का। इंडिया बहुत टफ है, अगर कोई इंडिया के अंदर अच्छा बिजनेस करता है तो बाहर तो आराम से कर सकता है, मतलब अगर ढंग से सब कुछ करा जाए तो। चलो, थैंक यू थैंक यू साहिल। फॉर इतना कुछ बताने के लिए। बहुत सारी चीजें मेरे लिए नहीं थी, मेरे को इंक्रिप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था कि इंक्रिप्शन वगैरह कैसे काम करती है, बट मैं बच्चे की सारी डिटेल्स निकाल सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज थी मेरे लिए। ये पता लग जाएगा कौन ट्राई कर रहा है। अभी आपको कमेंट आएंगे उल्टे उल्टे। नहीं, कमेंट क्या है ये, मतलब मेरे हिसाब से इसमें गलत क्या है। अगर देखो सिंपल सी बात, किसी को मेरा कोर्स फ्री में चाहिए, मैं दे देता हूँ फ्री में कोर्स, ठीक है। तो आप एग्रीमेंट बनवाओ मेरे साथ में, 3 साल तक आप मेरे साथ में फ्री काम करो, मेरा कोर्स ले लो, क्या दिक्कत है। मैंने अपनी मेहनत आपको दी, आपने अपनी मेहनत मेरे को दी, प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को बंदे के साथ फ्री में भी काम करना है, मतलब जिंदगी चीजें भी फ्री में चाहिए, फिर तो चलो एक और रख लेते हैं, 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जिंदगी में जितना कमाओगे 3 साल के अंदर किसी भी चीज से, वो मेरा, उसका चलो 20% दे देना, कॉन्ट्रैक्ट करा लो, ले लो कोर्स, है ना। राइट, क्योंकि आप देखो सिंपल से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करते हो ना, तो कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लोगों को लगता है पायरेसी की गंदी आदत पड़ गई है ना, सबको लगता है सब कुछ फ्री में मिल रहा है। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत कुछ फ्री में पड़ा है ना, नहीं है पैसे तो यूट्यूब से ही आप, मैं कहता हूँ मैंने अपने चैनल के ऊपर भी ऐसी कुछ वीडियोस बना रखी है, डिजिटल मार्केटिंग जो मैं सिखाता हूँ ना, मैंने एक कोर्स बना रखा है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, फ्री है यूट्यूब, और मैंने कहा है कि उसको ढंग से फॉलो कर लोगे, लाख रुपए महीना कमा लोगे। अगर तुम उस फ्री वाली वीडियो को देख के लाख रुपए महीना कमा ही लोगे, तब तो फिर कोर्स ले ही सकते हो ना, तुम पहले वो कर लो फिर पैसे ले लो। राइट, मैं भी ये कहता हूँ कि मतलब लाइक स्टूडेंट कम्युनिटी ये नहीं समझते कि एक तो फ्री में ही बहुत कंटेंट है, फ्री बुक्स और फ्री वीडियोस से ही आप एक लेवल पे एजुकेट हो सकते हो, और बाकी फिर आप ये भी सोचो कि अगर आप इस चीज़ को प्रमोट करते हो तो वो बेस्ट टीचर जो अपना बेस्ट कंटेंट नहीं डालेगा तो आप ही का नुकसान है, और बेस्ट टीचर हेजिटेट कर जाएगा अपना बेस्ट कंटेंट डालने से, आप अपना मेन सीक्रेट अगर नहीं बताओगे तो फिर नुकसान तो स्टूडेंट कम्युनिटी का भी है। राइट, सो इट इज़ अ लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ अगर कंटेंट प्रोटेक्टेड रहता है। हाँ बस मेरे को आप, और ये चीज भी अच्छी लगी, कोर्स लीक नहीं होगा ना, तो फाइनेंशियल एज भी तो मिलेगा। अगर किसी का XYZ कोर्स और वो लीक हो जाता है, तो उससे जो रिवेन्यू आना था वो रिवेन्यू भी तो नहीं आएगा। राइट, ये भी एक अच्छी चीज लगी मुझे। थैंक यू साहिल फॉर हैविंग ऑन द पॉडकास्ट, एंड आपका एक्सपीरियंस जान के भी आपने बहुत मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं, तो वो भी मेरे लिए भी अच्छी लर्निंग थी। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, मैंने इनका लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरा एफिलिएट लिंक है, ले लेना, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। और बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।